सो वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल पे। जैसा कि हमने कहा था कि सोशियोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे एंड नाउ वी आर विद सोशियोलॉजी चैप्टर। सोशियोलॉजी का चैप्टर पहला जो स्ट्रक्चरल चेंज है, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट से रिगार्डिंग में, जिसका मतलब संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में। तो जो बच्चे मेरे से हिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ते होंगे उनके लिए सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट बहुत आसान है। आपकी डिमांड पे लेके आया हूँ, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको अगर इसका फीडबैक अच्छा लगेगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो ये वीडियो का पहला पार्ट है, लेकिन मैं सिंपल सा बस आपको सिंपल शब्दों में बस ये बताना चाहता हूँ कि चैप्टर का मेन निचोड़ क्या होगा और किस तरीके से हम आगे चैप्टर के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप अभी तक हमारे साथ चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और साथ में ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी पे आपका ई पाठशाला चैनल अवेलेबल है। सभी के साथ आप जुड़ सकते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली मेन निचोड़ बताया गया है कॉलोनियल रूल के बारे में, जहां पर उन्होंने ट्रेमेंडस बदलाव करे हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में। मतलब कि उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में आके, हमारी कंट्री में घुस के हमारी इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से बदल दिया, उसे स्ट्रक्चरल चेंज कहा गया, संरचनात्मक परिवर्तन कहा गया। और ये परिवर्तन एक जगह नहीं थे, रेलवेज में थे, इंडस्ट्रीज में थे, पोस्टल सिस्टम जैसे कि सोशियोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स, सभी में इन लोगों ने परिवर्तन करे थे। और ये सारे के सारे परिवर्तन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे और इससे हमारा समाज पूरा बदल गया। इसलिए तो हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से, देखो हमारे इंडिया के अंदर कई सालों तक, 600 सालों तक तो लगभग क्या कहते हैं, कितने लोग हमारे मुगल थे, खिलजी थे, सल्तनत थे, कितने लोगों ने लूटा। उसके बाद 200 सालों तक क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने लूटा। लेकिन अंग्रेजों के लूटने में और ब्रिटिशर्स के लूटने में बहुत ज्यादा परिवर्तन था। दैट इज वाई इसे हमने स्ट्रक्चरल चेंज बोला गया। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आप कॉलोनियल एक्सपीरियंस को देखने की कोशिश करेंगे, वो देखेंगे कि कॉलोनियल पार्ट कैसे आया भारत के अंदर, उन्होंने इंग्लिश के यूज को कैसे कंपलसरी बनाया, हमें वैसे तो गुलाम बना दिया था लेकिन कैसे दिमाग से गुलाम बनाया, किस तरीके से उन्होंने सिटीज को डेवलप करा अपने फायदे के लिए। अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे जो सिटी आपने देखे डेवलपमेंट हुए थे, वो कहीं ना कहीं आपके क्या कहते हैं, मुगलों के टाइम पीरियड में कुछ अलग थे। दूसरी बात, किस तरीके से शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण बढ़ा, किस तरीके से उनका इंपैक्ट रूरल और साथ में क्या कहते हैं अर्बन इलाकों में देखने को हमें मिला। सो ऑल दीज वेरिएशन वी विल स्टडी। ये सारे के सारे वेरिएशंस हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, ब्लैक ही रखते हैं अभी तो ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, मेन टैगलाइनों पे फोकस कराऊंगा। ये पूरा चैप्टर एक जर्नी की तरह चलेगा। आप देखेंगे किस तरीके से हमारा जो सोसाइटी था, हमारा उसको सोसाइटी को चेंज करने के लिए अंग्रेजों का किस तरीके से महान रोल रहा। तो पार्ट 1 के अंदर हम कॉलोनियल रूल के साथ साथ क्या क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स की 2 अप्रोच रही, मतलब किस तरीके से उन्होंने 2 तरीके से हमें लूटा, किस तरीके से लोगों का माइग्रेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हमें देखने को मिला, इंग्लिश के यूज की वजह से समाज किस तरीके से परिवर्तित हुआ और किस तरीके से राष्ट्रीय हित के बारे में नेशन स्टेट फीलिंग जो थी उसकी बढ़ने की शुरुआत होनी चालू हो गई। सो दीज फर्स्ट स्टेप के अंदर हम ये देखने की कोशिश करेंगे। फिर आपको धीरे धीरे चैप्टर का कंक्लूजन जो है वो आपके माइंड में क्लियर होता चला जाएगा कि अंग्रेजों में और मुगलों में काफी अंतर था किस तरीके से। देखो अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करें आज की डेट में, तो मुगल इंडिया के अंदर आए थे, उन्होंने इंडिया को लूटा, उनके रिसोर्सेज को लूटा, अपना फायदा करा। वी अंडरस्टैंड दैट, हम इसमें 2 राय नहीं है। 1500, अब सभी लोगों को पता है 1526 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुई। इब्राहिम लोदी को पानीपत के बैटल में हराया गया, है ना, पानीपत के बैटल में हराया गया। और पानीपत के बैटल में हराने के बाद किस तरीके से इब्राहिम लोदी का वंशज खत्म होता है और लास्ट ये 1857 की क्रांति तक अंग्रेज लोग यहाँ पे सही तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं। तो इतना लंबा कार्यकाल चलता है। तो इन लोगों ने रिसोर्सेज को लूटा पर भारत के कुछ हिस्सों को डेवलप भी करा। हमें पता है कि हमने अकबर के बारे में कितना अच्छा कुछ पढ़ने की कोशिश करी थी। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का सिर्फ और सिर्फ मतलब था ट्रेड और यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे छोड़ देना,
तो दैट इज वाई दिस इज द ग्रेट रीजन। और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी पे अंग्रेजों का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इंडियन सोसाइटी का अंग्रेजों पे हम पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली बिहाफ पे इंडिया में राज करना चालू कर दिया। और उसकी वजह से उन्होंने किस तरीके से इंडियन सोसाइटी को बदल के रख दिया वो जानना हमारे लिए 200% जरूरी है। और इस चेंजेस को वो एकदम से लेके नहीं आए, इन्होंने किस तरीके से हमें धीरे 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 परिवर्तित करा, हर तरीके से परिवर्तित करा। उनके चालों को हम समझ नहीं पाए, हम बिखरे हुए थे लेकिन ये ऑर्गेनाइज थे। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इनकी चाल जो इन्होंने इंडिया में लगाई थी वही सेम इन्होंने अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियों में, वही बहुत सारे एशिया के इलाकों में इन लोगों ने अपनाने की कोशिश करी। इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी इन लोगों ने ऐसे ही करा। अब यहाँ पे आधुनिक विचार के संपर्क में आने के दो विरोधाभास हो सकते हैं। किस तरीके से? देखो, इंडियंस जो थे, इंडियन इन द कॉलोनियल पीरियड रीड अबाउट द वेस्टर्न लिबरलाइजेशन एंड द फ्रीडम, ये 200% फैक्ट है। जब इंडिया ब्रिटिशर्स के टच में आया तो हमने वेस्टर्न आइडियाज को भी पढ़ना चालू करा। अगर हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो आई डोंट थिंक दैट कि हम उनकी जो दूसरी चीज़ें हैं, उनकी जो कंट्री की चीज़ें हैं वो हम सीख सकते थे। और साथ में आप देखो कि इसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लिश की वजह से हमारा एक स्ट्रक्चरल चेंज जो था, कल्चर चेंज, वो पूरी तरीके से हो गया इंग्लिश सीखने की वजह से। और जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन भी करना चालू कर दिया, हमारी सोच को बदल दिया, हमारी आइडियोलॉजी को बदल दिया, हमारे खान पान को बदल दिया, हमारे नसों में वो लोग घुस गए, उन्होंने अपनी सभ्यता हमारी नसों में घुसेड़ दी। सो दैट इज वाई इसकी वजह से इस चैप्टर का नाम स्ट्रक्चरल चेंज रखा गया। अब स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या क्या करा, कैसे कैसे करा, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कॉलोनियलिज्म। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, तो बंगाल का सिराजुद्दौला उसको खत्म करके इन लोगों ने कॉलोनी स्टैब्लिश कर ली। कॉलोनी स्टैब्लिश करने का मतलब होता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का सिंपल सा मतलब होता है, सीधा सा अर्थ होता है कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन स्थापित करना ही कॉलोनियलिज्म है। अब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर ऑफिशियली बिहाफ पे तो 1858 के अंदर आ चुके थे, ऑफिशियली बिहाफ पे। मतलब वैसे तो वो भारत के, मैं कह सकता हूँ, मसूलीपट्टनम, मद्रास, इधर के इलाकों में इन लोगों ने अपनी जड़ें जमाई थी। मुंबई में कोस्टल लाइन था ना, मारेंगे इन लोगों को तो भाग जाएंगे तुरंत ही जहाजों में बैठ के। लेकिन धीरे धीरे कोस्टल लाइन के इलाकों को डेवलप करते 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 अंदर घुसते चले गए। तो इस तरीके से कॉलोनियलिज्म एक तरीके का उपनिवेशवाद क्षेत्र किस तरीके से अंग्रेजों के लिए ला, क्योंकि ये लोग बाहर से आए, ये लोग सेटलर्स थे, हमारे नेटिव पीपल के ऊपर आके राज करने लगे। हम यहाँ के नेटिव्स थे पर वो सेटलर्स थे, उन लोगों ने यहाँ पे अपने आप को सेट करा इंडिया में, और किस तरीके से हमारी वेशभूषा, भाषा सबको बदल के रख दिया। अब क्योंकि मैंने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत लोगों ने बहुत बार अटैक करा है, हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत टाइम पहले 711 के टाइम पीरियड पे, याद होगा अगर आपको, तो उस टाइम पीरियड पे भी अटैक्स हुए थे। खिलजी कितनी बार अटैक कर चुका था, और गुलाम डायनेस्टी कितने लंबे समय तक राज कर रही थी। फिर उसके बाद आपकी क्या कहते हैं, ये पूरी की पूरी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी आई। इन्होंने कितना कुछ बदला हमारे उस टाइम पीरियड पे, और उनका प्रभाव जो था वो काफी लंबे समय तक रहा। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए ना, तो अंग्रेजों का कॉलोनियल रूल जो था वो इतना ज़्यादा गहरा हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर, जो हम इनकी बातों को भूल चुके। पर उपनिवेशवाद का शासक जो अंग्रेजों का था वो हमें आज भी याद है, और उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आज भी है। तो इसी वजह से उन्होंने ऐसे चीज़ों को बदला जिसकी वजह से अब देखोगे 1857 का बैटल हुआ था। 1857 के बैटल होने के ये सारे कारण थे, बहुत सारे कारण थे। मंगल पांडे की क्रांति भी इसी वजह से हुई थी। तो उन्होंने हर जगह पे काम करा, हर चीज़ों को बदल दिया, सोशल चेंज कर दिए, इकोनॉमिक चेंज कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज कर दिए, रिलीजियस चेंज कर दिए, मिलिट्री चेंज कर दी, पॉलिटिकल कॉज कर दिया। ये सारी चीज़ों पे उन लोगों ने तरीके से काम करा, और इसी वजह से हमारा 1857 की क्रांति हुई तो थी। अगर कंप्लीट हो जाती तो अंग्रेज लोग निकल जाते, है ना। तो इसीलिए इंडिया के अंदर आने का उनका सिंपल सा मतलब यही था, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत तेज थे इस मामले में। उन लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता था कि अगर हम रूरल इलाके में आके बसेंगे, तो उन लोगों ने इतना तक हमारे दिमाग के अंदर बसा दिया था, दे वॉन्टेड द फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप एंड टोल्ड देम व्हाट टू ग्रो। मतलब इवन इन लोगों ने हमें इतना समझा दिया, हमें जानबूझ के जितने इलाकों कैप्चर करते थे, कहते थे ये कैश क्रॉप उगाओ, चाय उगाओ, इंडिगो उगाओ। क्यों?
क्योंकि इनकी रूरल इलाकों के अंदर ये चीज़ें उगाई जाएगी तो ऑफकोर्स कॉटन उगाया जाएगा तो बाहर की मार्केट में बेचा जाएगा। नहीं तो ये लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले कि केला उगाओ, कॉटन उगाओ, गन्ना उगाओ, या क्या कहते हैं असम के अंदर चाय पत्ती उगाओ, ये चीज़ें क्यों करवाएंगे ये लोग। लेकिन इन लोगों ने हमें अपने हिसाब से डालने की कोशिश करी, क्योंकि रूरल इलाकों के अंदर पहले ही चीज़ें ज़्यादा नहीं उगाई जाती थी, कैश क्रॉप बाद में उगाई। इंडिगो के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा, मैं गांधी वाला चैप्टर जब पढ़ा रहा था, गांधी जी वाला, तो हमें पता था कि इस तरीके से चंपारण में ज़बरदस्ती अंग्रेज लोग कहते थे चंपारण में किसानों को कि इंडिगो उगाना जो है कंपलसरी है। तो ये चीज़ें गलत थी। और अर्बन इलाकों के अंदर इन्होंने फैक्ट्रीज लगा दी। अर्बन इलाके, स्पेशली अर्बन इलाके, उनके वहाँ पे जो मद्रास थे, बंगाल थे और मुंबई थे, इधर जो अर्बन इलाके डेवलप करते जा रहे थे, वहाँ पे कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। तो इसीलिए ये रूरल और अर्बन इलाकों को सिर्फ और सिर्फ एज अ पर्पस, यूज के पर्पस पे और प्रॉफिट के पर्पस पे काम करना चाहते थे। तो इसीलिए हमारा समाज जो था इन सभी प्रतिक्रियाओं की वजह से बदलता चला गया। इवन इन लोगों ने क्या करा कि जहाँ जहाँ ये लकड़ी के लिए जाया करते थे, टिम्बर के लिए जाया करते थे, उन लोगों ने जंगलों के ऊपर भी हक जताना चालू कर दिया। डैटिस बैंडिस वाज द फर्स्ट पर्सन, जो आपको पता होगा 1864 के अंदर भारतीय वन विभाग का पहला ऑफिसर बना था। ये बंदा जर्मन से आया था, लेकिन इसने एक एक्ट लागू कर दिया। 1865 के अंदर। 1864 में अपॉइंट हुआ इंडिया के अंदर डैटिस बैंडिस फर्स्ट। आपको पता है इसकी ऑफिसर की रैंक आज भी होती है, आईएएस ऑफिसर होता है ना, तो उसके लिए हम ये पोस्ट देते हैं। जैसे आईएफएस ऑफिसर होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, तो ये पोस्ट मिलती है, तीसरे नंबर पे ये पोस्ट मिलती है। उस टाइम पीरियड में भारत में देख रहे हो, इसने जंगल फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से ट्राइबल ग्रुप जो उसके ऊपर डिपेंड रहता था, उधर के इलाकों से उन्होंने निकाल दिया। इवन जंगलों की 3 कैटेगरी बना दी। 1878 के अंदर कहा गया रिजर्व फॉरेस्ट अलग होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अलग होगा, विलेज फॉरेस्ट अलग होगा। इस तरीके से उन लोगों ने आदिवासी ग्रुप जो थे उनकी लाइफ को भी इम्पैक्ट करना चालू कर दिया, और ये कहा गया कि जंगलों के ऊपर कंट्रोल जो होगा वो अब हमारा होगा। तो यहाँ पे सोसाइटी, जो बेचारे जो आदिवासी ग्रुप, जो कबीले आज भी हमारे इंडिया के अंदर अपनी एग्रीकल्चर से चीज़ों के लिए खेती पे निर्भर होते हैं, और वो जंगलों के ऊपर जो चीज़ें मिल रही है, जंगलों में चीज़ें मिल रही है, उन पे डिपेंड रहते थे। लेकिन इन लोगों ने उनकी लाइफ पे भी नहीं क्या कहते हैं महसूस करा, और अंग्रेजों ने इनके खिलाफ क्या कहते हैं पॉलिसी लेके आए। इवन इंग्लिश का इस्तेमाल जो था इन लोगों ने कंपलसरी कर दिया हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता था कि जो इंग्लिश जानेगा उसको क्या कहते हैं ये लोग लोकल डायलेक्ट्स में, जैसे क्लर्क बनाना या छोटे लेवल पे काम करवाना या एडमिनिस्ट्रेशन के काम करवाना, ये ज़रूरी था। तो जो लगान फिल्म का भुवन इंग्लिश नहीं सीखता था, उसको लगता था कि अगर वो इंग्लिश सीख लेगा और क्या कहते हैं नितिन सिंघानिया बन जाएगा, तो ऑफ कोर्स ऐसे समाज में वो अपर हो जाएगा, थोड़ा अपर हो जाएगा। इसलिए उस टाइम पीरियड पे इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया था। लोगों को ऐसा लगता था कि जिसको इंग्लिश आती है वो समाज का एक बहुत बड़ा समूह हो सकता है या बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। इसकी वजह से अब इंग्लिश का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हम लोगों को फाइनली लिबरलिज्म के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इसके बारे में शिक्षा मिलती चली गई। लेकिन फिर इंग्लिश में समाज में लोगों को हीन भावना से देखा जाने लग गया। तो यूज़ ऑफ इंग्लिश जो थी वो एक समाज का एक ऐसा हिस्सा बन गया। आप सभी लोग वीडियो को डिमांड करते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, कोई डिमांड करता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी इंग्लिश के बच्चे दोनों समझ सके। इंग्लिश की देन थॉमस बेबेंटन मैकेलो 1835 के अंदर जानबूझ के लेके आया। उसको पता था कि हिंदी इन लोगों को आती है, इनको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, और अगर इनको इंग्लिश नहीं सिखाई जाएगी तो ये लोग फिर क्या कहते हैं अपनी ही भाषा में सारी चीज़ें सीखेंगे। इंग्लिश सिखाओ इनको और इनकी पुरानी भाषा इनको भुला दो, और इस तरीके से समाज में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तो ये चीज़ इन लोगों ने करनी स्टार्ट करी, और इसकी वजह से इंग्लिश यूज़ करने के 2 फायदे हुए। एक ये हुआ कि क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज थी तो हमें सीखने का फ़ायदा हो गया, और फिर यहाँ पे हम जो दलित लोग समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से निचले वर्ग के लोग थे जिनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी, इंग्लिश आने की वजह से उनको परमिशन हो गई। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि जिन बंदों को इंग्लिश नहीं आती थी उनको बहुत ही हीन भावना नज़रों से देखा जाता है। तो आज भी देखा जाता है, वो तो खैर देखो इंग्लिश आज की डेट में इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आप लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में असम के और वहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए ही रखते थे, लेकिन हमने ये देखा था कि जब अफ्रीका और अफ्रीकन्स लोगों को इंग्लैंड ले जाया जाता था, तो जिस समय हमारे देश में कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ब्रिटिश रूल पे हमारे लोगों को यहाँ लेके गए,
फ्रेंच और डच लोगों को यहाँ लेके गए, पोर्तुगीज लोगों ने हमारे इंडियंस को यहाँ लेके गए, तो कुछ लोग वहीं बस गए थे, और जो वहीं बस गए और फिर अपने वंशज बना रहे हैं, आज की डेट में वो इंडियन ओरिजिन पीपल कहलाते हैं। तो आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आज की डेट में कोई ऐसी बड़ी पोस्ट पे है जो इंडियन ओरिजिन है, मतलब उसकी जड़ें इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन वो अब कहीं और दूसरे देश में रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ माइग्रेशन जो था ये ड्यूरिंग क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ही शुरू हुआ था। लोगों को थोड़ा बहुत एजुकेट किया जाने लग गया, एजुकेट करने के बाद कहा गया कि जॉब की तलाश में या जॉब के लिए आपको दूसरे इलाकों में भी जाना पड़ेगा। इवन सिपाहियों को वॉर के लिए दूसरी प्लेसेस पे ले जाया करते थे। गिरमिटिया मूवमेंट के तहत आपको पता होगा कि इन लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार और दमन एंड दीव, गोवा इधर के इलाकों से ले जाया जाता था और कहा जाता था कि कुछ टाइम के लिए आपको वहाँ रखा जाएगा, फिर आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन गिरमिटिया आंदोलन फेक होते थे, लोगों को वहीं बसना पड़ जाता था, उनसे पासपोर्ट छीन लिया जाता था। जैसे आज की डेट में आपको पता है कि जो लोग कतर, सऊदी अरेबिया इधर के इलाकों में काम करने के लिए जाते हैं 3 साल के लिए, रहते हैं वहाँ पे 5 साल के लिए। तो ये चीज़ें जो थी अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे मूवमेंट ऑफ पीपल जो था वो शुरू हो चुका था, और इसकी वजह से भी हमारे समाज में आज की डेट में भी हम काम की तलाश में बाहर ही जाते हैं। इसकी शुरुआत बंगाल और साथ में क्या कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी से हुई थी। क्यों? क्योंकि इधर के इलाकों में सरकारी और प्राइवेट जो लोग थे उनकी शुरुआत की जाने लगी थी, क्योंकि बंगाल को 1785 में 1757 में सॉरी इस टाइम पीरियड में कैप्चर कर लिया गया था, फिर मद्रास को इस टाइम पीरियड पे, बॉम्बे को इस टाइम पीरियड पे। इसी वजह से इधर के इलाकों में अंग्रेजों ने सबसे पहले डेवलपमेंट करना चालू करा, और यहाँ पे डॉक्टर, लॉयर और उसके बाद ये लोग प्रोफेशनल लोग जो थे वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में काम करने के लिए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी को देख लो, गांधी जी लॉयर थे लेकिन काम के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए, इंडिया में उनका गुजर बसर नहीं चल रहा था। तो वो भी आप जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हो कि वो भी अंग्रेजों की देन थी और हमारी सोसाइटी इसी वजह से बदल रही थी। अब स्ट्रक्चर चेंज में सिर्फ यही परिवर्तन नहीं आए, हमारे खाने में, क्लोथिंग में, लैंग्वेज में, आर्किटेक्चुरल चीज़ों के अंदर, ये आपने ये वाला चैप्टर मेरा देखा होगा, जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने आपका क्या कहते हैं मद्रास, कलकत्ता और साथ में मुंबई उधर के आर्किटेक्चरल चीज़ों में कैसे बदलाव कर दिया। तो स्ट्रक्चरल चेंज में आपका आज रियल बेस पे देख लो, खाना पीना, लैंग्वेज, भाषा, कपड़े पहनना, ये सारी की सारी चीज़ें आप उन्हीं की ही देन कह सकते हैं। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कॉलोनियलिज्म का फीचर सिर्फ ये हो सकता है कि इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर ये लोग आए और प्राइवेट ऑनरशिप इन लोगों ने क्रिएट करा। प्राइवेट ऑनरशिप क्रिएट करने का मतलब था कि ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन करना, प्रॉफिट चाहते हैं, इसी वजह से ये लोग ऐसा काम कर रहे थे। और प्राइवेट ऑनरशिप के लिए सिंपल सी बात है, पैसा चाहिए, पैसा होगा तो कैपेसिटी और प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो बढ़ने की कोशिश होगी, ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ऑफ कोर्स इसका मेन एम होगा कैपिटलिस्ट को बढ़ावा देना, जो आज की डेट में भी इंडिया कर रहा है, और उसकी वजह से कंपटीशन जो है वो एमर्ज होना चालू हो जाएगा। तो ये एक लॉसेस कह सकता हूँ, लेकिन इसकी वजह से समाज में एक नेशन स्टेट की भावना शुरू हुई। एक स्टेट अगर ज़्यादा समृद्ध होता जा रहा है तो दूसरा स्टेट भी कोशिश करेगा कि वो समृद्ध हो। तो इस हिसाब से देश के अंदर पूंजीवाद जो था वो बढ़ता चला गया, और उसकी वजह से राष्ट्रीय राज्य जो है उसका डेवलपमेंट होने लग गया। इसके लिए बाद में आगे जाके हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत इसी वजह से कर दी थी। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर में, स्ट्रक्चरल चेंज किस तरीके से हो रहा है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंज में कैसे रेलवेज, नगर, सिटी और उसके बाद हमारे समाज में और क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दिस इज इट इन दिस वीडियो। चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करनी है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।